सुप्रभात बच्चों। कल हम मतलब इससे पहले हमने पढ़ा था टोपी। सुप्रभात बेटा। तो टोपी पाठ हमने पढ़ा, और जिसमें एक गौरैया यानी गौरैया अर्थात स्पैरो, और एक गौरा यानी नर गौरैया, दोनों एक दूसरे के परम संगी हैं। और जहां जाते तब भी जाते, साथ ही जाते, जब भी जाते साथ जाते। तो इन दोनों की ही यहाँ पर कहानी है, जिसमें गौरैया थोड़ा नर गौरैया थोड़ा समझदार सा प्रतीत होता है, लेकिन जो मादा गौरैया है वह समझदार तो है, लेकिन साथ ही साथ वह जिद्दी है। जिस बात को ठान लेती है उस बात को करके मानती है। तो ये पाठ हमें यह भी सिखाता है कि हम जो चाह ले वो हम कर सकते हैं। बस हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है, जहां चाह वहां राह। तो जितना हमने पढ़ा था उसके आगे हम पहुंच गए थे। जब गौरैया ने सूत बनवा लिया था, रुई से सूत बनवा लिया था कोरी से। अब वो आगे पहुंचती है अगले व्यक्ति के पास जो कपड़े बुनने का काम करता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं उसको, कि कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। उकसा दिया यानी उत्साहित कर दिया एक तरीके से, उसे उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए। बुनकर यानी जो कपड़ा बुनने का काम करता है, जुलाहा भी कहते हैं। जैसे कबीर जी थे, कबीर जी कहते हैं कि कबीर जी के बारे में कहता है कि वो एक जुलाहा परिवार में पले बढ़े थे, तो वो खुद भी बुनते थे कपड़े। तो वो बुनकर उन्हीं को बोलते हैं, सर आपकी जुलाहों। वॉइस खराब आ रही है। एक मिनट। सब क्लियर है। अब ठीक है? यस सर, पहले भी ठीक सर। थी। है? यस सर, पहले भी ठीक थी। हाँ, तो किसी किसी का कैमरा सर वो होता है ना बेटा, अपना कैमरा ऑफ कर दो तो सही हो जाएगी, ठीक है? कभी कभी थोड़ा बहुत तो वो बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे। इसरार यानी निवेदन, उर्दू का शब्द है ये। इसरार यानी निवेदन। उससे वो रिक्वेस्ट करने लगे, निवेदन करने लगे कि बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। अगबग यानी हैरान होकर के, ठीक है? बुनकर कैसे देखने लग गया? अगबग होकर। और हटते हो कि नहीं, यहाँ से देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। बागा एक लंबा सा चोंगा होता है जो पूरे शरीर को ढक लेता है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे, कारिंदे यानी उनके नौकर चाकर जो होते हैं, उनको कह रहा है, हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। कहता साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। ये एक कहावत है। साव यानी जो अ, व्यवसायी होता है, उसके लिए कह रहा बनिया होता है कि साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। वह भाव करता है, वो तौल मोल करता है, बातचीत करता है, लेकिन जो चाकर होता है ना, नौकर चाकर, वो चबाव करते हैं, यानी वो बीच बीच में बोल करके बात को बिगाड़ते हैं। तो साव करे भाव तो चबाव करे चाकर, ये कहावत है। यानी उनके कहने का मतलब है कि यहाँ बिना मतलब का बात की जा रही है, बिना मतलब के आकर के मोल भाव की करने की कोशिश की जा रही है। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया, व्यस्त हो गया, बिजी हो गया। मशगूल यानी सर व्यस्त यानी कारिंदे क्या होता है? बिजी है। अरे सुनते नहीं? कारिंदे बताया तो, उसके जो राजा के जो नौकर चाकर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं कारिंदे। और कारिंदे उनको भी कहते हैं, जैसे आजकल बाउंसर होते हैं ना, बाउंसर, तो उनको भी कारिंदे कहते हैं। लठैत होते थे, लाठी लेकर के चलते थे, ठीक है, जो सुरक्षा करते हैं उनकी। समझ में आया? यस सर। हाँ। यस तो सर। इतना कहकर जो बुनकर है अपने काम में व्यस्त हो गया, मशगूल हो गया। इसे बुन दे भैया गौरैया ने साहस संजोकर, संजोकर यानी साहस जुटाकर कहा, हम सेंत मेत का काम नहीं करवाते, यानी हम फ्री का काम नहीं करवा रहे, मुफ्त में नहीं करवा रहे हैं। इसे बुन दे और आधा तू ले ले और आधा हम ले लेंगे। यानी वो उसको प्रस्ताव देती है
कि इसका कपड़ा बुन दो और आधा तुम ले लो, आधा मुझे दे दो, मैं कोई फ्री में नहीं बुनवाने आई हूँ। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लग गया। करघा यानी जो कपड़ा बुनने की जो मशीन होती है, जिसको हाथ से चलाते हैं एक तरीके से। यहाँ पानीपत में बहुत है ऐसे, जहाँ पर कपड़े की बुनाई होती है, दरियां बनती हैं, स्वेटर बुनता है, उन सबको करघा बोलते हैं। ठीक है। तो वह उसकी ढरकी ढुलकने लगी। ढरकी जिसमें सूत लिपटा होता, धागा लिपटा होता, उसे ढरकी बोलते हैं। वो लट्टू के आकार की थोड़ी सी होती है, लट्टू टाइप, लेकिन वो आगे से बहुत पतली और लंबी सी होती है और पीछे से काफी मोटी गोल। तो थोड़ी ही देर में उसने काफी गफस और दबीज कपड़ा बुन दिया। देखिए, गफस यानी घना, दबीज यानी मोटा कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। यानी उसने कपड़े को इस शर्त पर बुन दिया, क्योंकि गौरैया ने क्या कहा था, क्या उसके सामने प्रस्ताव रखा था गौरैया ने? कि आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले हाँ, लूंगी। इसीलिए खुश होकर के उसने कपड़ा बुना। और जब खुश होकर के कोई काम आधा करता है, वो ले लेगी, वो आधा हो मैं। गया। जब एक ने जवाब दे दिया तो बेटा फिर बाकी चुप रहा करो, फिर बीच में डिस्टरबेंस होती है। तो जब किसी को काम की मजदूरी मिलती है ना, तो वो कपड़े को या जो भी काम करता है वो बहुत ही अच्छे से करता है। इसीलिए बुनकर ने बहुत अच्छा कपड़ा बनाया, घना बुना उसको और दबीज मोटा, क्योंकि उसको आधी मजदूरी मिल रही थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसको इतनी ज्यादा मजदूरी मिली हो, बल्कि राजा के काम तो उसको मुफ्त में करने पड़ते हैं। गवरैया ने 3/4 मंजिल मार ली। यानी उसने आधे से अधिक, उसने काम 75%, आप इसे कह सकते हैं 75% उसने काम करा लिया अपना। कपड़ा लिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया, दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से, दर्जी रोष में बोला। रोष यानी गुस्से में, क्रोध में बोला। देखते नहीं, राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा हुआ है। अब उस दशरथन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। झब्बे जानते हो? जब कोई जानता है बताए? नो सर। देखो बेटा, जब कोई छोटे बच्चे होते हैं ना हमारे घरों में, जब छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल पैदा होने से कुछ दिन, नो सर। 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद, उनको जो कपड़ा पहनाया जाता है ना, वो बहुत ढीला ढाला पतला सा होता है। उसे बोलते हैं झब्बे। ठीक है। पतला और ढीला ढाला जो कपड़ा होता है ना, उसे बोलते हैं झब्बे। जैसे आजकल लड़कियां पहनती हैं सरग। ठीक है। तो इसी तरीके से उसकी बॉडी पर रहता है, उसी को झब्बे बोलते हैं। तो राजा के लिए वो झब्बे सिल रहा था। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए, ठंडी आ भरी, कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। यानी वो कह रहा कुछ लेना देना तो है नहीं, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि राजा तो कुछ देता नहीं। तो वो कहती है कि हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं। वो कहती कि भाई हम बेगार में यानी मुफ्त में कुछ नहीं करवाते। गौरैया बोली, इसे इस बुने कपड़े की टोपी सिल दो, बल्कि 2 टोपियां सिल दे। एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। और इस प्रकार से वहां भी उसने आधे आधे का सौदा किया। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुजी तैयार ना होगा। मुजी यानी मजदूरी करने वाला, मजदूर। मुजी मतलब मजदूर। ठीक है बेटा। मुजी मतलब होता है मजदूर। तो कहता कि मुंह मांगी अगर मजदूरी मिले तो कोई भी तैयार हो जाएगा। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई, और कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से, मन से, मनोयोग यानी बहुत ही मन से, तन्मयता से, लगन से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुंदने भी जड़ दिए। यानी वो इतना खुश हुआ मजदूरी से कि मुफ्त में उसने उस चिड़िया की टोपी में, गौरैया की टोपी में 5 फुंदने, ऊन और धागे के बने हुए फूल उसने जो है उस पर लगा दिए। और फुंदने सर, वाली टोपी पहन कर सर वो खुश क्यों हुआ? क्या? सर वो दर्जी खुश क्यों हुआ? अबे उसको एक टोपी मिली, खुश नहीं होगा? आधे, बेटा क्या तुम देख रहे हो ध्यान से या पढ़ रहे हो? सुन भी नहीं रहे हो इसका मतलब। 2 टोपियां सिली बेटा उसने। एक टोपी खुद ली और एक टोपी गौरैया को दी। समझ में आया?
यस सर। बेटा ध्यान से सुनो और देखो। देखो, उसने एक टोपी खुद ली और एक टोपी उसको दे दी, क्योंकि गौरैया ने क्या कहा था कि हम मुफ्त में काम नहीं कराते, हम इसकी मजदूरी देंगे। तो मूजी यानी मजदूरी करने वाला, अर्थात वो दर्जी, खुश क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको ऐसा ऑफर किसी ने दिया ही नहीं, ऐसा प्रस्ताव किसी ने नहीं दिया। राजा तो फ्री में काम कराता है। तो इसलिए जब उसे यह पता चला कि दो टोपी बनाने के बाद एक टोपी वो खुद रख लेगा और एक टोपी गौरैया को दे देगा, तो इससे खुश होना लाजमी है भाई, उसको मजदूरी मिल रही है ना, उस टोपी को बेच लेगा वो किसी को या खुद पहन लेगा। तो उसको क्या है, जी जब सर। मजदूरी मजदूरी मिलेगी तो खुश तो होगा, मजदूरी नहीं मिलेगी तो दुखी होगा। तो यहाँ उसको मजदूरी मिल रही है, इसलिए वह प्रसन्न होता है। तो आगे है, तो वो कहता, फुदने, पांच फुदने भी जड़ दिए, फुदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में न रही, यानी अब वो बहुत ही प्रसन्न हो गई, कूदने लग गई, उड़ने लग गई, डेढ़ टांगों पर ही लगी नाचने, जैसे लंगड़ी टांग पे डांस करते हैं ना, तो फुदक फुदक कर लगी गौरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली पांच फुदने वाली। तो अपने ही गौरा को, अपने पति को ही वो दिखाने लग गई और खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, फुदकने लग गई, नाचने लग गई। ठीक है। डेढ़ टांगों का मतलब ऐसा नहीं कि उसके टांग नहीं थी, दोनों दोनों टांग थी, मतलब एक पैर ऊपर उठा के खुश होकर के बारात में देखते हो ना आप लोग, एक पैर उठा के लोग नाचते हैं, तो वैसी प्रसन्नता में वह नाचने लग गई। वाकई तू तो रानी लग रही है, गवरे की भी आखिरकार कहना पड़ा, गवरा भी प्रसन्न हो गया और उसे ये कहना पड़ा कि तू रानी लग रही है। रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा, यानी वो कहती है मैं रानी नहीं बल्कि राजा कहो मुझे। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा, इस तरीके से वह प्रसन्नता में इस बात को कहने लगी। टोपी पहनते उसके मन में एक नए हुलस, हुलस यानी उल्लास, ठीक है, उत्साह, हुलस यानी उल्लास, खुशी ने जोर मारा, और कि क्यों न इस मुल्क के राजा, मुल्क यानी मुल्क यानी वतन देश के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, यानी उसको देखा जाए कि वह क्या कहता है मेरी टोपी देख करके। तो हुलस यानी उल्लास, ठीक है, ध्यान रखना, शब्दार्थ लिख लेना। जाए इसके लिए इतने सारे काम, इतने यानी इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। महल के ऊंचा जो हिस्सा होता है ना, गोल सा बना होता है, उसे कंगूरा कहते हैं, जो सबसे ऊंचा हिस्सा एक तरीके से होता है, उस पर जा बैठी। और देखिए वो क्या कहती है, यहाँ पर देखिए राजा है, उसकी चंपी हो रही है, देखिए यहाँ सामने बैठी है कंगूरे पर। तो यह राजा की चंपी हो रही है, उसके लगवे भगवे हैं, उसका सेवा करने वाले सेवादार हैं। ठीक है। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं, टहलुओं यानी जो नौकर चाकर है, से खुली धूप में फुलेल की मालिश करा रहा था। फुलेल की मालिश यानी आप कह सकते हैं कि चमेली के तेल से, खुशबू वाले फुलेल अर्थात खुशबू वाला तेल, तो उससे मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था। वो मालिश करने के बाद उंगली उंगली चटकाते हैं ना, इसी को फोड़ना, ये देखिए यहाँ पर ये उंगली चटका रहा है, ये चंपी कर रहा है, ये पैरों की मालिश कर रहा है, ये पीठ की मालिश कर रहा है। तो इस तरीके से सब उसके काम में लगे हुए हैं, राजा की सेवा में, और वह देखती है। और यहाँ देखिए वो फुंदने वाली टोपी गौरैया ने पहनी हुई है। तो वह जो है वह देखती है, और तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था, यानी सब बॉडी के अलग अलग हिस्से में उसकी मालिश कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। गौरैया कंगुए पर सही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। इस तरीके से वो राजा को कहीं ना कहीं चिढ़ाने लग गई, परेशान करने लग गई। मालिश करवाते राजा की नजर गौरैया से टकरा गई, और गौरैया के सिर पर फुंदने वाली टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई, यानी वो हैरान हो गया कि इसके सिर पर फुंदने वाली टोपी।
वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। वो अपनी टोपी मंगवाता है, और राजा दोनों हाथ से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाए, टोपी आ गई, राजा ने झट पहन ली। देख रही फदगुद्दी, फदगुद्दी यानी छोटी चिड़िया को कहा जाता है, मेरी टोपी में 5 फुदने। अब गौरैया ने दूसरा राग अलापा कि मेरी टोपी में 5 फुदने, गौरैया ने अब दूसरा ही राग अलापा, और राजा की टोपी में एक भी नहीं। वो फिर से चिढ़ाने लग गई, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में कोई नहीं। तो राजा को बेहद हेठी, हेठी यानी बेइज्जती, हेठी मतलब बेइज्जती, सुन रहे हो ना? यस 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 सर। हाँ, यस सर। हेठी मतलब बेइज्जती। यस सर। ठीक है, तो बेइज्जती होने लग गई, उसको महसूस होने लगी। ये यहाँ पर लिखना मुश्किल हो जाता है। ये आधा ज पूरा ज, ठीक है। तो अपनी कॉपी में लिख भी लेना, जो शब्दार्थ में बताता रहता हूँ ना, उसे लिख लिया करो बेटा। राजा को बेइज्जती महसूस होने लगी, और वह जो है परेशान हो गया, और इस प्रकार से वो चिढ़ गया। ठीक है, बुरी तरह सिपाहियों से कहा कि इसको पकड़ो और इसकी गर्दन मसल दो, इसके पखने नोच दो, यानी इसके पंख, पखरे यानी पंख, नोच दो। क्षमा करे महाराज, क्षमा यानी क्षमा, माफ। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए, मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन लो, छीन ले आओ, और उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी। गुलेल जानते हो ना आप लोग? यस सर। यस यस सर। हाँ, सर। हाँ, वाई टाइप की लकड़ी होती है, और ये ऐसे, और उसमें रबड़ बांध दी जाती है। ठीक पत्थर है, रख जाते हैं सर। हाँ, और यहाँ बीच में पत्थर रख के इसको ऐसे खींचते हैं जोर से, और फिर छोड़ देते हैं, तो ये पत्थर दूर तक जाता है, तो इसे गुलेल बोलते हैं। ठीक है, ये वाई टाइप की लकड़ी होती है। तो दूसरे सिपाही ने झट वो टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दी। राजा को पैरों से मसलते ही जा रहा था, उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। वो मसल तो रहा था, लेकिन उसने देखा कि बहुत ही खूबसूरत टोपी है, और बहुत ही नायाब नमूना है। देखकर वह जड़ हो गया, यानी स्थिर, एकदम शांत चित्त हो गया, रुक गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, इस बात की उसे हैरानी थी। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतना नगीना टोपी, यानी इतनी सुंदर टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले, गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, दुहाई अन्नदाता, यानी उस दर्जी को पकड़ लिया गया जिसने ये टोपी बनाई थी, और इस प्रकार से उससे पूछा गया, लेकिन वो बेचारा डर के मारे वो कहता, दुहाई यानी क्षमा करें, माफ करें, इतनी बढ़िया टोपी तुमने हमें कभी नहीं दी। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। वो कहता है कि अन्नदाता, दुहाई अन्नदाता, यानी राजा साहब माफ कीजिए, कपड़ा बहुत उमदा था सरकार, एकदम गफस और तभी, इसलिए टोपी अच्छी बन पाई। उसने ये अपनी बात उसने किस पर ठोक दी? बुनकर पर। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना, वह भी पकड़ के आया, और गिरते पड़ते हाजिर बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार, वजह बताओ। कहता, सूत बड़ा उम्दा था, यानी धागा बहुत अच्छा था, इसलिए कपड़ा अच्छा बना, महीन और लच्छेदार। इतना सूत किसने काता? इसके बाद गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, यानी जो धागा बनाने वाला था वह भी बोला कि जान बख्शे महाराज, वो तो वो रुई बहुत बेहतरीन थी, इसलिए धागा भी बहुत अच्छा बना। और इस प्रकार से रुई धुनने वाले को भी बुलाया गया। उसने भी कहा, क्षमा अन्नदाता, माफ कीजिए अन्नदाता। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम कारण बताओ, तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? डरते डरते सभी बात करते हैं, और आपके लिए भी किया है सरकार। वो कहते हैं, आपके लिए भी तो किया है, सारा काम तो आपके लिए ही करते हैं। दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा, आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। कहता, आगे भी आपके लिए करते रहेंगे। हमारे लिए अब तक जो काम हो उसमें इतनी नफासत, इतनी अच्छी कारीगरी क्यों नहीं रही? अभय दान दें तो बोलूं। वो कहता कि अगर अभय दान दें, यानी आप न मारने का वादा करें, तो मैं बोल दूं। सरकार, धुनिया बोला, जिसने रुई धुनी थी सबसे पहले, धुनिया यानी रुई धुनने वाला, वह बोला,
तो राजा बोलता है चलो दिया, यानी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अभय दान दिया। राजा बोले अब बताओ, महाराज इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी, जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। यानी उसने कहीं न कहीं इशारा किया कि राजा कुछ भी नहीं देता, जबकि राजा के पास बहुत कुछ है, इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी यह आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत। ठीक है। तो आती गई सरकार, दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, अब वो गौरैया बोली, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुका है, बेगार नहीं है यह। यानी हमने इसको पूरी मजदूरी दी है, बिना पैसे के किसी से भी कोई काम नहीं करा, बिना पैसे यानी बिना मजदूरी के हमने कोई काम नहीं करवाया, यानी सबको वो आधा देती गई। और इस प्रकार से उसका काम अच्छा हुआ, नफासत भरा, यानी बहुत ही बेहतरीन काम हुआ। गौरैया फिर चिल्लाने लगी, ये राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, जुड़ती यानी जुड़ती, यानी नसीब होना, मिलना, जुड़ना, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था, अकबका गया नहीं यानी हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, अकबकाना आश्चर्यचकित होना, हैरान होना। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? पाखी यानी पक्षी, चिड़िया। ठीक है बेटा, पाखी यानी पक्षी। तो को कैसे पता चला? अब उसने तो वैसे ही व्यंग मारा था, कटाक्ष किया था, उस पर कमेंट मारा था, लेकिन राजा सोचने लग गया कि चिड़िया को कैसे पता चला कि हमारे खजाने में धन घट गया है। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभालने तो कैसे? यानी लाव लश्कर, लवाजिम यानी उसके सेवादार, ये सारी चीजें जो मुफ्त में होती थी, तो उनको कैसे संभाले, उनका पूरा ख्याल रखना, उसके ऐशो आराम में ही ज्यादातर पैसा खर्च हो जाता था, इसलिए उसका खजाना खाली था। जबकि वो लोगों से बेगारी करवाता था, यानी बिना मजदूरी के काम, और लगान भी वसूलता था ढेर सारा, इसके बाद भी, क्योंकि उसका ऐशो आराम ज्यादा था तो उसमें पैसा ज्यादा खर्च हो जाता था, और राज्य के खजाने की हालत बहुत खराब थी। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने, यानी यह बात फैल गई, और बहुत सारे लोग धीरे धीरे वहां देखने के लिए पहुंच गए। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। बेपर्दा यानी बिना इज्जत का, बिना पर्दा, जिसका पर्दा हटा देना, यानी जिसका रहस्य हटा दिया जाए उसे बेपर्दा कहते हैं। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। अब घबराहट में राजा ने उसकी टोपी वापस कर दी। क्यों वापस की बच्चों? शाबाश। क्योंकि क्योंकि सर वो बोल रहा था कि वो और घर क्योंकि पे चिड़िया राजा की बेइज्जती कर रही थी। क्योंकि चिड़िया राजा की बेइज्जती कर रही थी, वो इसलिए सर वो वह सर मुझे घबरा नहीं गया और उसने सोचा, अब बेटा बंद करो माइक। हाँ, इसलिए वह घबरा गया और उसने सोचा कि लोग जुट रहे हैं, जनता जुट रही है, ऐसे में बेइज्जती और हो रही है, तो उसकी टोपी वापस कर दी। सिपाहियों ने कहा, कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई, और गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, ये राजा तो डरपोक है। वो फिर उसके बारे में कहने लगी, निरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी, कौन इस मुंह फट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। और इस प्रकार से एक चिड़िया ने राजा को डरा दिया, उसकी सारी की सारी पोल खोल दी, और राजा को मजबूर कर दिया डरने पर, हैरान होने पर, परेशान होने पर। और असली बात जो थी कि राजा को यह पता लगी कि उसके लिए बनाए गए कपड़े, टोपी, ये अच्छे क्यों नहीं होते, क्योंकि वह किसी को मजदूरी नहीं देता। इसलिए राजा जो है इस बात को समझ चुका था, और अपनी बेइज्जती और ज्यादा ना हो उसकी, इसलिए उसने चिड़िया की टोपी को लौटा दिया। तो ये राइटर है सृंजय, जिन्होंने ये कहानी लिखी है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
क्या सीख मिलती है बच्चों? कि हमें जो भी काम करना चाहिए उसको मोल दे के करना चाहिए। हाँ, किसी से भी मुफ्त में हमें अपना काम नहीं करवाना चाहिए, हमें उसका मूल्य चुकाना चाहिए, मजदूरी देनी चाहिए हमें। तो सर इस नहीं बात तो का राजा ध्यान। की तरह हालत हो जाएगी हमारी। हाँ, राजा की तरह, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हम इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी हमें किसी को सताना नहीं चाहिए। ठीक है बेटा। तो हमारा पाठ यही सर समाप्त होता है हाँ, बोलो बोलो बेटा। सर बेपर्दा का अर्थ फिर से बताना। किसका किसका? बेपर्दा, बेपर्दा बेपर्दा। मतलब बेटा बेइज्जत करना। महाराज को बेपर्दा ही करके मानेगी, बेइज्जत करके मानेगी, यानी उसकी इज्जत को इज्जत क्या करना, उसकी इज्जत खत्म को उछालना। खत्म करना, उछाल। उछालना। हाँ, मुहावरा ने इज्जत उछालना। बेपर्दा यानी जैसे कोई चीज है, कोई मूर्ति है, मान लो ढकी हुई है, उसको आप उघाड़ दो तो हो गए बेपर्दा। पर्दा कपड़ा होता है ना, जब किसी को ढक देते। तो पर्दा यहाँ इज्जत का सवाल है, यानी किसी की इज्जत उतारना, किसी को बेइज्जत करना, तो बेपर्दा इसे कहते हैं। ठीक, समझ में आया? यस यस सर। सर। तो कोई शब्द जो कठिन लगा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई शब्द आपको और कठिन लगा हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसके प्रश्न उत्तर हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लीजिए, समय होने वाला है। गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई, और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस सर हुई थी? गवैया और गवरे के सर बीच में गोरा और गोरैया के बीच इस बात पे बहस हुई कि ए, ए, इंसान होते हैं एक वो। एक में बेटा, गवरिया एक एक गवरिया एक और एक गवरे के बीच में वस्त्र हाँ पहनने को लेकर बहस हुई थी। गवरिया सर हाँ, बिल्कुल। आदमियों के वस्त्र। बोल रही हाँ, थी बिल्कुल बिल्कुल, गवरा के शुरू में। पक्ष में। ठीक, आप सुनो। देखो सही, बहुत अच्छे। देखो बेटा, गौरैया और गौरा आदमी के द्वारा पहने गए कपड़े पर बहस कर रहे हैं। फिर बाद में गौरैया जो है वो उनके कपड़े के पहनने और नए नए कपड़े, अलग अलग अंदाज के कपड़ों की प्रशंसा करने लग गई। ठीक है। तो इसीलिए उसे अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला, अब दूसरा प्रश्न है, कैसे मिला? पहला जवाब आप लोगों ने ठीक जब दिया, उसे दूसरा जब उसे कूड़ेदान में से रुई मिली। रुई चुगरी मिल चुगरी गई। हुई हुई थी। हाँ, जब उसे घूरे पर, उसने उसको कूड़ेदान पर रुई मिल धुएं से गई। धुलवा कर फिर उसकी हाँ, टोपी बिल्कुल। ठीक 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 ठीक। तो पाठ आप लोगों को समझ में आ गया है, प्रश्नोत्तर कर लेंगे ना आप लोग? यस 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 सर। 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 यस हाँ, गुड। ठीक है, सर। ये हाँ ठीक। देखिए, कहानी से आगे चार प्रश्न हैं, फिर कहानी के आगे नहीं, कहानी के साथ चार प्रश्न है, और कहानी के आगे ये तीन प्रश्न है। और अनुमान और कल्पना छोड़ देना, आप लोग भाषा की बात जरूर कर लेना बेटा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भाषा की बात जरूर करना। और ये शब्दार्थ भी सबको लिखने अपनी कॉपी में, ध्यान रहे, शब्दार्थ आपकी कॉपी में होने चाहिए, इसका ख्याल रखना। ठीक, एक मिनट अभी। हाँ, तो इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।